Good morning, student. Today we are going to study about the सेंट्रल बैंक. हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम था बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है. आज हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल बैंक आप सभी को पता होगा, इट इज आल्सो नोन एज द सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री. जो सेंट्रल बैंक होता है वो सुप्रीम बैंक कंट्री का होता है. और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था. ये बैंक हमारी कंट्री के सारे बैंक को कंट्रोल करती है और यही हेड बैंक है हमारी कंट्री के लिए. तो इस बैंक को अगर हम लोग दूसरे इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमेशा कहा जाता है सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी ऑफ दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. ये वो बैंक है जो हमारी कंट्री के जो इंटायर मॉनेटरी सिस्टम है. मॉनेटरी सिस्टम मैंने जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता हो, मनी को गवर्न किया जाता हो, मनी ट्रांसफ़र और रिसीव की जाती हो, तो ऐसे पूरे इस सिस्टम को ये क्या करता है, ये कंट्रोल भी करता है, ऑपरेट भी करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को, और इस तरह से पूरे सिस्टम को ये गवर्न करता है. तो यही वो बैंक है जो पूरी तरह से इसको हम लोग मेन बैंक के नाम से जानते हैं. और इसको अपेक्स बॉडी इसलिए कहा जाता है बिकॉज अपेक्स मीन सुप्रीम. अपेक्स मीन क्या होता है, सुप्रीम. ये मेन बॉडी है और ये पूरे सिस्टम को चलाती है. इससे ऊपर कोई भी अदर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता है. तो जब इस बैंक की हम लोग जानते हैं तो सेंट्रल बैंक को आप सभी जानते हो, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है. इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, यूके में इसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, यूएसए में इसको फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है. ऐसे ये डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम से रहती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल एक नेम है वो सेंट्रल बैंक है. हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक आरबीआई है. तो ये हम लोग आरबीआई के बारे में इसको पढ़ने जा रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम लोग तो अब देखेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करती हैं जो कि अदर बैंक्स इसको परफॉर्म नहीं करती हैं. तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो केवल रिजर्व बैंक ही परफॉर्म कर सकती है. अदर कमर्शियल बैंक इसको कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकती या कमर्शियल बैंक इसको नहीं परफॉर्म करती हैं. सबसे पहला इसका मेजर जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं करेंसी इशूइंग अथॉरिटी. क्या बोला जाता है, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी. तो पहला फंक्शन ये परफॉर्म करती है और सबको पता है हमारी कंट्री में करेंसी इशू करने का जो राइट है वो केवल सेंट्रल बैंक के पास है, किसी अदर बैंक के पास ये राइट नहीं है. दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है. गवर्नमेंट का बैंकर होने का कि गवर्नमेंट के जितने ट्रांजेक्शन है, रिसीप्ट है, पेमेंट है, वो सारी चीज़ें ये करती है. इसको भी अभी डिस्क्रिप्शन हम इसका अभी बाद में पढ़ेंगे. फिर होता है बैंकर्स एंड सुपरवाइजर ऑफ दी कमर्शियल बैंक. बैंकर्स ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजर भी इसको बोलते हैं. तो जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो फॉरेन कमर्शियल बैंक हो, सब बैंकों को कौन सुपरवाइज करता है या डायरेक्ट कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, वो हमेशा सेंट्रल बैंक ही करता है. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन. कंट्री में कितनी मनी सप्लाई होगी, कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी रहेगी, फिर उसको उसके क्रेडिट को कंट्रोल कौन करेगा, ये सारा काम आरबीआई ही करता है. और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सबको पता है कि फॉरेन करेंसी होता है, उसके रिजर्व को की कस्टडी किसके पास होता है, इसी के पास रहता है. तो आरबीआई. तो आज हम लोग इनके एक एक उसको फंक्शन को एक एक पॉइंट के साथ में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे. तो सबसे पहले इसको करेंसी इशूइंग अथॉरिटी बोला जाता है. आरबीआई का नाम होता है करेंसी इशूइंग अथॉरिटी. तो इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ द इशू करेंसी इन द कंट्री. कंट्री में जितनी भी करेंसी इशू होती है उसकी सोल अथॉरिटी किसके पास रहती है, आरबीआई के पास रहती है. इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड ऑल टाइप ऑफ कॉइन्स. ₹1 नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं उसको आरबीआई कभी भी इशू नहीं करता. अलग बात है कि उसके टकसाल में इशू होता है या कुछ भी होता हो, बट इट इशू इन द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. किसके नाम पर होती है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसीलिए आप देखोगे अगर 1 रुपए का नोट आप उठा लो और आप बाकी अदर करेंसी उठा लो, तो आप देखोगे 1 रुपए के नोट में जो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, बाकी सभी में किसका साइन रहता है? गवर्नर का साइन होता है। तो बाकी सब कौन इशू कर रहा होता है? आरबीआई इशू कर रहा होता है। अब 1 रुपीज नोट ऑलवेज इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसीलिए इसमें कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। तो ये हमारी कंट्री का इसको है, तो सेंट्रल बैंक सभी तरह से इस मॉनेटरी जो सिस्टम है उसको ये गवर्न करता है, और जितनी भी लिक्विडिटी है वो सब के सब आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। अब एक इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि इसका कि एडवांटेज क्या है, कि जब आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू करेंसी, तो जब आरबीआई करेंसी इशू करने का सोल अथॉरिटी है तो उसके एडवांटेज क्या है, क्या उसका बेनिफिट है? तो सबसे पहला तो बेनिफिट जो जनरल बेनिफिट के हम लोग डिस्कशन में आए, तो एक सबसे बड़ा इसमें इसका बेनिफिट क्या मिलता है? इट लीड टू द यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। जो नोट का सर्कुलेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाता है। यूनिफॉर्मिटी लाने से क्या होगा कि अब नोट जो इशू हो रहा है एक ही तरह होगा। अगर इसको 10 बैंक नोट इशू कर रहे होते तो 10 टाइप का होता, तो फिर 11 तरह का जो उसका फेक नोट होता उसको हम कभी डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, जब 1 टाइप ऑफ नोट्स होते हैं, एक ही अथॉरिटी इशू कर रही होती है, तो हम फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। तो एक सबसे बड़ा इसका यही रहता है, इससे बेनिफिट यूनिफॉर्मिटी का मिलता है। दूसरा, इट गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, बिकम अ करेंसी विद पब्लिक इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। आपको सबको पता होगा कि जो पब्लिक के पास करेंसी होती है, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो जो आरबीआई जब करेंसी इशू करता है तो उसको पता होता है हमने कितनी करेंसी इशू की हुई है, तो वो उससे कंट्रोल कर सकता है कितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत थी और कितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं थी, और इससे आसानी से ये इशू कर सकता है और कर सकता है। ऐसे ही थर्ड इसका होता है, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव द सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। इससे क्या होता है, आरबीआई को आसानी से गवर्नमेंट क्या कर पाती? कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि जब केवल आरबीआई ही करेंसी इशू कर रही तो गवर्नमेंट को किसको देखना है? आरबीआई को केवल देखना है, जिससे वो जान पाती है कि आरबीआई के फंक्शनिंग को देख पाती है, आरबीआई के करेंसी इशू जो कर रही है उसको देख पाती है, तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर आसानी से कंट्रोल कर पाती है। अगर सब बैंक इशू कर रहे होते तो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। इसके अलावा भी एक जनरल सी बात है कि जब एक ही करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होगा तो इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। पब्लिक का फेथ करेंसी सिस्टम में भी बढ़ जाएगा, पब्लिक फेथ भी उसमें ज़्यादा करना शुरू कर देगी। तो फेथ जब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब हमें पता है कि यही केवल करेंसी इशू कर रही है तो फेथ रहेगा। तो इसके अलावा भी एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये रहता है कि इट हेल्प द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है और इंटरनल वैल्यू होती है उसको भी कंट्रोल करने में आरबीआई को हेल्प मिलती है, जिससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। वो दोनों को आसानी से मैनेज कर सकती है, क्योंकि एक ही जब इशू कर रहा करेंसी उसी के पास सारी पावर है, तो वो जानता है कि कितनी करेंसी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और कितनी करेंसी की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये मेजर 5 पॉइंट हैं जो ये बात तुमको इंश्योर करते हैं कि करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने से क्या बेनिफिट है और उसके क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर दूसरा इसका फंक्शन आता है, पहला तो फंक्शन हो गया करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, जो सेकंड फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का बैंकर भी इसको आरबीआई भी बोला जाता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई उसको करके देखें तो जो रिजर्व बैंक है, अगर इसको डिफाइन करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्ट एट द बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई क्या है, ये बैंकर भी है, ये एजेंट भी है और ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। किसका? सेंट्रल बैंक का भी, और उसके साथ साथ ऑल टाइप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी हमारी कंट्री के स्टेट गवर्नमेंट है उन सब का। पहले होता था एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो भी काम 370 आर्टिकल हटने के बाद या 35A हटने के बाद अब क्या हो गया कि ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनका फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट और सब कुछ यही है।
फाइनेंशियल एडवाइस, इसको तो अगर इसको हम लोग देखें बैंकर ऑफ द बैंक के रूप में कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है या गवर्नमेंट को हेल्प करता है, तो गवर्नमेंट का बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट कैसे है, तो इसमें एक सबसे पहले होता है कि आरबीआई मेंटेन ऑल टाइप ऑफ करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेज। जितने भी गवर्नमेंट के कैश, जितने भी करेंट अकाउंट हैं उनको सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, जिससे उनके कैश बैलेंसेस को सही से रखा जा सके। दूसरा ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट रिसीव्ड एंड मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज रिमिटेंसेज एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। ये सभी क्या करता है, जितने भी तरह के रिमिटेंसेज होते हैं, अदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको रिसीव करना हो, उनको पेमेंट करना हो, सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, आरबीआई करता है। एक गवर्नमेंट की बिहाफ पे करता है, लेकिन सारा सिस्टम गवर्नमेंट का वही, रिसीव पेमेंट से लेकर सब कुछ वही करता है। इसके अलावा इट आल्सो गिव द लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको क्या करता है, उसको एडवाइस भी देता है। तो ये इस तरह से उसको करता है जिससे गवर्नमेंट के पास मनी सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। ये इस तरह से तो ये क्या करता है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट का रोल प्ले करता है। फिर दूसरा इसका जो रोल होता है वो क्या होता है, एज एजेंट। एज एजेंट कैसे काम करता है कि सेंट्रल बैंक आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द पब्लिक डेब्ट। जितनी पब्लिक डेब्ट है उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो जितनी भी तरह की पब्लिक डेब्ट आती है, स्टेट कमर्शियल बैंक के पास हो, कहीं पर भी हो, सब मैनेज वही करता है। अदर कंट्री से हो, कहीं से भी हो, सबको मैनेज वही करता है। फिर ये एजेंट के रूप में करता है, वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक एडवाइसेज द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फॉर इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल है या मॉनेटरी सिस्टम है, इन सब के बारे में जितने भी ये मैटर्स हैं, वो मैटर्स किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो या फिर मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, सब के सब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सबका एडवाइस कौन करता है, बैंक ही करता है, आरबीआई करता है। इस तरह से जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का क्या है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, उसका एजेंट भी है, उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, और इस तरह से उसको मेंटेन करता है। तो ये सेकंड उसका फंक्शन था। थर्ड जो फंक्शन है, बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर। तो आरबीआई को हम लोग बैंकर ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जितनी भी बैंक हैं उनको ये गवर्न करता है। तो हम देखेंगे कि देयर इज़ द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री बहुत सारी हैं, तो उनको जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, उनकी फंक्शनिंग को देखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक अपेक्स बैंक का फॉर्मेशन हुआ, जिस अपेक्स बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं, और इट इज़ आल्सो नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, रिजर्व बैंक कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक कंट्रोल द ऑल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री बाई 3 मेथड, 3 मेथड से द्वारा उसको वो कंट्रोल करती है। सबसे पहले तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जितना भी कैश रिजर्व है उसके कस्टोडियन के रूप में करती है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ गारंटी। वो कमर्शियल बैंक का जो एक सर्टेन अमाउंट होता है उसको अपने पास रखती है, जिससे वो उन बैंक की गारंटी को इंश्योर करती है, और उनको जिससे बैंक क्या करते हैं उसी के बेस से उनको उनकी बातों को ध्यान रखते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये हो गया। तो इसके अलावा आप अब देखेंगे कि क्या हो जाता है कि जब इसको इस तरह से गवर्न करती है, फिर इसके बाद क्या होती है, एक तो क्या हो गया कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा इसको बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, जितने भी कमर्शियल बैंक के पास सोर्सेज होते हैं उनसे वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्सेस नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, दे अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक फॉर द फाइनेंशियल हेल्प।
वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और सेंट्रल बैंक उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। तो इसको एक जनरल सेंस में आप देखोगे कि कमर्शियल बैंक तो जनरली लोन पब्लिक को देती है और कमर्शियल बैंक का ही फंक्शन है एडवांसिंग लोन देने का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक। लेकिन जब कमर्शियल बैंक को ही रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो वो किससे अप्रोच करते हैं, सेंट्रल बैंक से अप्रोच करते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा वही है कि सेंट्रल बैंक को जब भी रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल बैंक, तो सेंट्रल बैंक से ही लोन रिसीव करते हैं। फिर इसके बाद ये क्लियरिंग हाउस का भी काम करती है। तो एक तो कंट्रोल किससे हो गया कि उसके रिजर्व को अपने पास आरबीआई ने रख लिया है। दूसरा क्या कैसे हो गया कि उनको जब रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी आरबीआई करता है। तीसरा क्लियरिंग हाउस के रूप में कहते हैं कि एज अ सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। सबको पता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका जो कैश रिजर्व है वो आरबीआई अपने पास रखता है। तो इसलिए आरबीआई को ईजी होता है कि वो क्या कर सके, आसानी से जो फंड के जो क्लियरिंग है, एक बैंक का दूसरे बैंक में फंड है, दूसरे बैंक का तीसरे बैंक में फंड है, इस तरह के अकाउंट को आसानी से सेटल कर सके। आप सभी जानते होंगे पूरे डेली जो बैंक होती है, बैंक के वो होता है क्या कहते हैं, बैंक के पास जो भी मनी होती है एक बैंक दूसरे बैंक को एयर में ट्रांसफर करती रहती है। तो उनके पास जो फंड की एबिलिटी, क्योंकि फंड तो डायरेक्ट गया नहीं, एयर में मनी ट्रांसफर हो गई, लिक्विड मनी तो उसी बैंक के पास रह गए जिस बैंक से ट्रांसफर किया गया था। तो वो सेटलमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस बैंक के लिए सुपरवाइजर का भी काम करता है। सुपरवाइजर का काम कैसे करता है कि सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है सभी तरह के कमर्शियल बैंक को, उनमें समय समय पर उनको लाइसेंसिंग देना, उनके ब्रांच के ऑपरेशंस को चेक करना, उनके ब्रांच की यानी कि न्यू ब्रांच ओपन करने की परमिशन देना, लिक्विडिटी को उनको चेक करना, विंडिंग अप करना, उनकी इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको कौन गवर्न करता है, आरबीआई गवर्न करता है और कमर्शियल बैंक को पूरी तरह से इस तरह सुपरवाइज कर पाता है। तो ये देखेंगे 3 फंक्शंस आज हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट के, क्योंकि ये दोनों ये टाइम ज़्यादा टेकिंग है, तो हम लोग उस लेक्चर में इसको देखेंगे। इस तरह से ये क्या करता है, आरबीआई पूरी तरह से ये 3 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब 2 फंक्शंस हैं जिनको हम लोग कल के लेक्चर में इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।